Zara, the world's largest fashion brand, has seen a huge increase in sales in India. 40% increase is a very good number that has come in from Zara. Now, the sales jump for Zara has come despite the increasing competition from global rivals entering this world's most populated nation. इस वीडियो में जानेंगे कि एक ट्रेडिशनल क्लोथिंग ब्रांड और फास्ट फैशन ब्रांड में क्या फर्क होता है, कैसे पीटर इंग्लैंड एक बहुत ट्रेडिशनल क्लोथिंग ब्रांड है जिसको आप सब जरूर जानते होंगे, उसके 25 इयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस के बावजूद कैसे वो एक 1200-1300 करोड़ रुपए की ब्रांड है वर्सेस ज़ारा जो कि 10-12 साल पहले ही इंडिया में एंटर करा है और उसकी सेल आज 2500 करोड़ से ऊपर है, वो भी सिर्फ 21 स्टोर्स में। आज हम ये भी जानेंगे कि स्निच जो कि एक D2C मेंस फैशन ब्रांड कंपनी है जो शार्क टैंक में फीचर हुई थी, उसने ज़ारा से ऐसे कौन से वैल्यूएबल लेसन्स सीखे और अपनी एक फास्ट फैशन ब्रांड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए विद इन 2 इयर्स वो आज एक 100 CR प्लस ब्रांड है। मेरी कोशिश रहेगी कि कैसे आप भी इस वीडियो से बहुत सारे टेकअवेज लें और आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल D2C बिजनेस फास्ट फैशन के ऊपर डेफिनेटली खोल पाए। मेरा नाम है क्षितिज और मेरा पर्पस है आपके लिए बिजनेस को आसान बनाना। आइए अब जानते हैं कि ज़ारा की ऐसी कौन सी वो 3 की स्ट्रैटेजीज हैं जिसको फॉलो करते हुए उसने अपना इतना बड़ा एक क्लोथिंग का एम्पायर बनाया। पहला इंसाइट है कि लोग अपने कपड़ों से अपने स्टेटस को डिराइव करते हैं। इसका ये मतलब है कि जितने वो अच्छे कपड़े पहनेंगे उतना ही उनके आसपास के लोग उनकी वैल्यू करेंगे। दूसरी इंसाइट ये है कि लोग बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स की ब्रांड पहनना चाहते हैं जैसे गुच्ची, अरमानी, लुई विटॉन एटसेट्रा, लेकिन क्योंकि वो कपड़े बहुत महंगे होते हैं तो उनको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर उनको वो कपड़े मिल जाएं तो उनकी सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरी इंसाइट ये है कि जो अपने कपड़ों से स्टेटस डिराइव करने की बात आती है उसको 3 पार्ट्स में डिराइव किया जा सकता है। पहला पार्ट है वैरायटी, दूसरा पार्ट है डिजाइन और तीसरा पार्ट है क्वालिटी। आइए जानते हैं एक एक करके कि इनका क्या मतलब है। वैरायटी का मतलब है कि मेरे पास कितने टाइप के कितनी क्वांटिटी ऑफ क्लोथ्स अवेलेबल है। डिजाइन का मतलब है कि मेरे पास जितने भी कपड़े हैं उसमें जितनी भी टाइप और उसकी क्वांटिटी है वो क्या फैशनेबल है, क्या वो अप ट्रेंडी है, क्या वो न्यू है, क्या वो ऐसे हैं जो लोग पहनना चाहते हैं। और तीसरा है क्वालिटी जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कपड़ा कितनी अच्छी क्वालिटी का है। ज़ारा ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और उसको ये समझ आया कि अगर वैरायटी और डिजाइन अगर आप कस्टमर को दे दो तो क्वालिटी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है। इन सब बातों के बाद ज़ारा ने 3 चीजें डिसाइड करी अपनी फास्ट फैशन स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए। पहला, हम जो भी कपड़े देंगे वो एक बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे देंगे जो कि अगर एक कस्टमर 10 से 15 बार भी वॉश कर ले तो समझ लो उसके पैसे की वसूल निकल जाए। दूसरा, जो भी वर्ल्ड में फैशन में ट्रेंड कर रहा होगा वो ज़ारा की कलेक्शन में आपको डेफिनेटली मिलेगा। तीसरा, कस्टमर के लिए सारे फैशन ट्रेंड्स बहुत ही जल्दी स्टोर में अवेलेबल कराए जाएंगे। आइए जानते हैं कि क्लोथिंग बिजनेस में ऐसी कौन सा फैक्टर है जो आपकी की सक्सेस को डिटरमाइन करता है। वो ऐसा कौन सा इंजन है जिसके थ्रू ज़ारा अपनी 3 की बिजनेस स्ट्रैटेजीज को एक्चुअली इंप्लीमेंट कर पा रहा है। इसका आंसर है एक बहुत ज्यादा एजाइल सप्लाई चेन। एजाइल सप्लाई चेन का मतलब है एक ऐसी सप्लाई चेन जो कि बहुत फास्ट मूव करती है। लेट मी डिफाइन सप्लाई चेन फॉर अ क्लोथिंग बिजनेस फॉर यू। क्लोथिंग सप्लाई चेन के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है रिसर्च करना, दूसरा पार्ट होता है डिजाइन करना, तीसरा पार्ट होता है टेलरिंग करना और चौथा पार्ट होता है उस पूरे स्टॉक को स्टोर में डिस्प्ले करना। ये पूरा प्रोसेस एक ट्रेडिशनल क्लोथिंग ब्रांड जैसे पीटर इंग्लैंड अगर 4 महीने में करती है तो ज़ारा ये पूरा प्रोसेस 2 हफ्तों के अंदर अचीव करता है। यही की रीजन है जिसकी वजह से ज़ारा अपने एक फास्ट फैशन ब्रांड को बहुत सक्सेस पे लेके गया। यही क्रक्स है एक फास्ट फैशन ब्रांड का। अगर आपके पास एक सप्लाई चेन है जो कि बहुत एजाइल है एंड फ्रॉम रिसर्च टू फाइनल डिस्प्ले एट स्टोर अगर आप बहुत जल्दी कर पा रहे हो तो ही आप अपनी सप्लाई चेन को एक फास्ट फैशन सप्लाई चेन बोल सकते हो। आइए जानते हैं कि ज़ारा अपने इस एजाइल सप्लाई चेन को मेंटेन कैसे करता है। उसका पहला कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है विच इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। इसका मतलब ये है कि उतना ही बनाओ जितने की जरूरत है। ज़ारा इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। वो बहुत सारे एक्सक्यूज उठाता है और उसकी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी बनाता है एट अ वेरी ट्रायल बेसिस और अपने सभी स्टोर्स में थोड़ी क्वांटिटी भेज देता है। जो भी क्वांटिटी ज्यादा हिट हो जाती है उसके और पीसेस बना देता है और जो भी प्रोडक्ट ज्यादा नहीं चलता उसकी क्वांटिटी और नहीं बनाता। सिंस उसने इतनी कम क्वांटिटी बनाई थी एक पीस की, इसलिए उसकी डेड इन्वेंट्री बहुत ज्यादा कम होती है। डेड इन्वेंट्री का मतलब होता है ऐसी इन्वेंट्री
जो कि आपके रिटेल करने पे या बेचने पे भी नहीं बिक रही, और ऐसी इन्वेंट्री एक रिटेलर का लॉस माना जाता है क्योंकि मोर और लेस उस इन्वेंट्री को लिक्विडेट करने में रिटेलर को एक हैवी डिस्काउंट देना पड़ता है। ज़ारा के केस में डेड इन्वेंट्री इंडस्ट्री की सबसे लोएस्ट मानी जाती है एज कंपेयर टू ऑल अदर ट्रेडिशनल ब्रांड्स। यही अगर मैं एक ट्रेडिशनल ब्रांड की बात करूं तो वो एक डिजाइन उठाएगा और उसके 10,000 पीस बना देगा क्योंकि उसको पता है उसको सेम माल 6 महीने तक बेचना है। इस चीज के कस्टमर पे मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। जब भी कस्टमर ज़ारा के स्टोर जाता है तो जो भी चीज उसको अगर एक बार पसंद आ जाए, उसको ये चीज हमेशा अंदर से पता होती है कि नेक्स्ट टाइम जब वो ज़ारा के स्टोर पे विजिट करेगा तो ये बहुत कम चांसेस है कि उसको सेम पीस मिल जाएंगे। वर्सेस वो एक ट्रेडिशनल स्टोर के अंदर जाता है, ट्रेडिशनल ब्रांड के पास जाता है, तो उसको पता होता है कि 3, 4, 5 महीने तक सेम स्टॉक ही रहने वाला है। अगर मैं आज नहीं लूंगा तो कल जब आऊंगा 100% मुझे इसकी अवेलेबिलिटी मिलेगी। इस वजह से ज़ारा का कस्टमर ट्रेडिशनल स्टोर से 5 to 6 टाइम्स ज्यादा एक स्टोर पे विजिट करता है ज़ारा के एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल ब्रांड्स। ऑन एन एवरेज इंडिया में ज़ारा पे सेम कस्टमर 17 से 20 बारी साल में विजिट करता है, वर्सेस एक ट्रेडिशनल ब्रांड जैसे पीटर इंग्लैंड के स्टोर पे कस्टमर 3 से 4 बार ही विजिट करता है पूरे साल में। दूसरी चीज, कस्टमर हमेशा ओवर स्टॉक करता है बिकॉज उसको फोमो होता है कि अगली बार जब भी वो आएगा उसको प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हेंस ज़ारा को 2 टाइप के बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट होता है कि वो एकदम लिमिटेड स्टॉक बनाता है, हमेशा कस्टमर में क्रेज रहता है और उसकी डेड इन्वेंट्री हमेशा कम होती है। दूसरा बेनिफिट ये है कि कस्टमर का रिपीट बहुत हाई होता है, कस्टमर की क्यूरियोसिटी बहुत हाई होती है और कस्टमर हमेशा ओवर स्पेंड करता है ज़ारा के क्लोथ्स बाय करने में। इसका ये मतलब है कि कस्टमर वो सब भी खरीद लेता है जिसकी उसको जरूरत नहीं होती। आइए जानते हैं कि स्निच ने ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ज़ारा से सीखी और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मार्केट में इनोवेट करी। स्निच की जो शार्क टैंक वाली पिच थी उसमें उसके फाउंडर ने बताया कि उसको बहुत पहले ही ये रियलाइज हो गया था कि अगर क्लोथिंग की लाइन में जीतना है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए फास्ट फैशन ब्रांड बनाने के लिए स्निच के फाउंडर ने पूरा एक सप्लाई चेन पे कंट्रोल रखा और बहुत तेजी से बहुत सारे SKUs ज़ारा की तरह ही लॉन्च करे विद अ वेरी लिमिटेड इन्वेंट्री सो दैट उसका डेड स्टॉक कम हुए और कस्टमर के अंदर डिमांड और क्रेज उसका बढ़े। ऑलरेडी ज़ारा अपने कस्टमर्स को कंपैरेटिवली एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट देता है। अगर आप स्निच को ज़ारा से कंपेयर करेंगे फॉर अ सिमिलर क्वालिटी एंड वेराइटी ऑफ डिजाइंस यू विल गेट अ लोअर प्राइस। सो वहां पे भी कस्टमर का डिमांड और कस्टमर का पेनिट्रेशन स्निच के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू ज़ारा। फास्ट फैशन को और फास्ट बनाने के लिए स्निच अपने कस्टमर्स को रीसेल का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। रीसेल से ये होता है कि जो भी कस्टमर परचेज करता है उसको ये पता होता है कि वो अपना सेम प्रोडक्ट आगे जाके स्निच के थ्रू ही रीसेल कर सकता है, तो कस्टमर की कॉस्ट उसके माइंड में और कम हो जाती है जिसके वजह से वो और ज्यादा खरीदता है, मल्टीपल SKUs खरीद लेता है क्योंकि उसको पता है वो जब भी उनको कंज्यूम करेगा उसके थोड़े टाइम बाद वो स्निच की वेबसाइट पे उनको वापस आके रीसेल कर सकता है। स्निच अपने को क्लियरली डिफाइन करता है कि वो मेंस का एक फास्ट D2C ब्रांड है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही सिंपल ब्रांडिंग और बहुत ही क्लियर ब्रांडिंग के थ्रू वो सारे मेल्स को बहुत प्रॉपर्ली अट्रैक्ट करता है। कवरेज ऑफ मल्टीपल कैटेगरीज अक्रॉस द इंटायर मेंस पोर्टफोलियो। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्निच की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मल्टीपल टाइप्स के क्लोथ मिलेंगे। आपको अंडरगारमेंट भी मिलेंगे, अपर वियर भी मिलेगा, बॉटम वियर भी मिलेगा, वुलन वियर भी मिलेगा, आपको इनर वियर भी मिलेगा। सो ओवरऑल परचेजिंग अपॉर्चुनिटी कस्टमर के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। स्निच ने बहुत सारे B2B प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप करी हुई है। जब भी स्निच का कोई भी स्टॉक डेड स्टॉक इन्वेंट्री में आ जाता है, यानी वो स्टॉक जो टाइम पे नहीं बिक रहा है, वो B2B चैनल के थ्रू पुश कर देती है। इसकी वजह से उसकी डेड स्टॉक और भी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो P&L है वो काफी बेटर रहता है और आज भी वो पॉजिटिव है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फास्ट फैशन ब्रांड्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होती हैं, उनके प्रोडक्शन में इन्वायरमेंट में बहुत सारा हार्म होता है। अपनी साइड से स्निच ये बोलता है कि वो एक रिसाइकिल पॉलिस्टर को यूज करता है, रिसाइकिल कॉटन को यूज करता है, वो प्लास्टिक का यूसेज कम से कम करने की कोशिश करता है। इससे ये पता लगता है कि आप किसी भी ब्रांड से सीख जरूर सकते हैं, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए अपने टेनेट्स जैसे स्निच ने इंट्रोड्यूस करे वो करने बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है और इसमें आपका बिजनेस करने का स्कोप नहीं है, तो आप गलत हैं। ये मार्केट इंडिया में $30 बिलियन से भी बड़ी है और ये सिर्फ मैं ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की बात कर रहा हूँ, अनऑर्गेनाइज्ड तो इससे भी बड़ा है। तो आप सोचिए कि इसमें कितनी ज्यादा
स्कोप अभी भी बाकी है। लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था कि कैसे आप अपनी ब्रांड का एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे एक यूनिट इकोनॉमिक्स का एनालिसिस कर सकते हैं। आप उस वीडियो को यूज करिए और क्लोथिंग मार्केट के अंदर गैप को आइडेंटिफाई करिए। वही गैप बनेगा आपके आने वाला बिजनेस का एक ब्लूप्रिंट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारी इंसाइट मिली होगी। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।